be the spokesperson for India, that is Bharat. हेलो फ्यूचर लीडर्स। अब आप जब भी डर की बात करते हो कि मुझे इस चीज से डर लग रहा है, तो इसका सिंपल सी बात ये होती है कि आप अभी तक उस चीज से फेमिलियर नहीं हुए हो। मान लीजिए किसी इंसान से आपको डर लगता है, किसी एग्जाम से आपको डर लगता है, किसी और भी चीज से डर लगता है। तो फैक्टर सिर्फ इसी चीज का होता है कि हम फेमिलियर नहीं होते, हमारे पास में डिटेल्स नहीं होती और हमें ये नहीं पता होता कि ये कितना हार्मफुल हो सकता है हमारे लिए। और जब तक डिटेल्स पता नहीं लगेंगी तब तक आप ये भी नहीं बता सकते कि इट इज गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर मी और हार्मफुल फॉर मी, मुझे फायदा करेगी या नुकसान करेगी। और ऐसा ही कुछ अब यूनाइटेड स्टेट्स के दिमाग में भी चल रहा है। स्पेशली जब से न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर काफ़ी सारी ऐसी सैटेलाइट इमेजेस को मेंशन किया गया, स्पेशली 2 साइट्स को लेके जो मैं आपको दिखाऊँगा और डिटेलिंग में बताऊँगा अभी क्यों ऐसा हो रहा है, उन साइट्स पे ऐसा क्या पाया गया है और इसके पीछे की कहानी क्या है, हिस्ट्री क्या है। अगेन एंड अगेन आई हैव रिपीटेड यू कि अगर आपको सिर्फ़ कोई न्यूज़ पढ़ा रहा है, सिर्फ़ न्यूज़ के 4-5 आर्टिकल्स दिखा दे रहा है, एक आर्टिकल पे सारी बात कर दे रहा है, इट डज़न्ट मेक एनी सेंस। डॉट्स कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब वो सैटेलाइट इमेजेस बाहर निकल के आती हैं, तो आपको मिस्ट्री बंकर्स देखने को मिलते हैं, प्लूटोनियम साइट्स देखने को मिलती है, जिसके बाद में दर्जनों आर्टिकल पब्लिश होते हैं। जैसा आप देख सकते हो हर जगह जैसे इंडियन मीडिया हाउसेज़ हो या वेस्टर्न मीडिया हाउसेज़ हो, हर कोई इन सैटेलाइट इमेजेस की बात कर रहा है। और बात ये है ना कि जब ये साइट्स निकल के आती हैं, ऐसी इमेजेस निकल के आती हैं, तो जो भी एक कंट्री का प्लान होता है, स्पेशली जैसे वो मिलिट्री वाइज़ हो या फिर न्यूक्लियर प्लानिंग हो, वो एक्सपोज़ होती है या फिर वो हमें देखने को मिलती है। जहाँ पे आप देखिए चाइनाज़ न्यू न्यूक्लियर प्लान रिवील्ड, न्यू वॉरहेड साइट्स, मिस्ट्री बंकर्स, प्लूटोनियम साइट्स एंड व्हाट नॉट। और स्पेशली ये 2 जगह देखा जा रहा है, एक है ज़ितोंग और दूसरा है पिंगतोंग। और अगर स्पेसिफिकली आप अगर लोकेशन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप चाइना को देखेंगे तो चाइना का जो दक्षिण पश्चिमी रीजन है या जो साउथ वेस्टर्न रीजन है, उसमें है सिचुआन माउंटेन, सिचुआन के पहाड़, वहाँ पे कहीं डीप विदिन ये साइट्स हैं, जहाँ से ये इमेजेस ली गई हैं। अब पहली साइट है ज़ितोंग और दूसरी है पिंगतोंग। अब ये 2 कंस्ट्रक्शन साइट देखी जाती हैं, हालाँकि ये एआई इमेज है, मैं एक्चुअल इमेज भी आपको बताऊँगा। अब उसका मतलब ये है कि ये जो फैसिलिटीज़ हैं, दे आर सीक्रेट एंड सिक्योर और गोल सिर्फ सिंपल है, कि कैसे अब चाइना न्यूक्लियर वेपन को एक्सपैंड कर सके और मॉडर्नाइज़ कर सके इस प्रेज़ेंट टाइम्स में। और इस प्रेज़ेंट टाइम्स में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, वो भी समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। और 3-4 दिन पहले मैं एक आर्टिकल और पढ़ रहा था जहाँ पे मिलिट्री एक्सपर्ट्स और ज़्यादा टेंशन में थे जब और काफ़ी सारी सैटेलाइट इमेजेस ना खाली न्यूक्लियर साइट्स की इमेजेस तो अभी 1-2 दिन में निकल के आई हैं, लेकिन 3-4 दिन पहले एक ऐसी साइट की इमेजेस ऐसी साइट की सैटेलाइट इमेजेस बाहर निकल के आती हैं, जो एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि इट इज़ गोइंग टू बी द लार्जेस्ट अंडरग्राउंड मिलिट्री बेस एवर बिल्ट, जिसमें रनवेज़ और बंकर एंट्रेंसेस को स्पेस से देखा गया। और अगर मैं आपको बताऊँ इसकी साइज़ है 1000 हेक्टेयर्स, यानी जो आपने फुटबॉल फील्ड देखी होगी, तो 1000 हेक्टेयर्स के बराबर 1000 हेक्टेयर्स में आपको 1400 फुटबॉल फील्ड देखने को मिल सकती हैं। इतनी बड़ी ये साइट है और एक्सपर्ट्स इसके ऊपर भी चिंता जता रहे हैं। ये दोनों पॉइंट्स क्या हैं, कैसे इनकी पिक्चर निकल के आती है, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्यों इतना महत्व है, उससे पहले अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है लोएस्ट प्राइस एवर सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप हमारे साथ में जर्नी शुरू कर सकते हैं। फ्लैट 55% ऑफ आपको मिलेगा 17,999 में। आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी, 50 डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब जब सैटेलाइट इमेजेस आप देखेंगे तो उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट जी जिनपिंग का एक मैसेज है जो ये कहता है कि जो भी हमारे फाउंडिंग कॉज हैं, हमने क्यों सीसीपी को बनाया, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी या फिर चाइना किस फाउंडेशन के तहत बना है, उससे आपको सच में कनेक्टेड रहना है और अपना मिशन कभी नहीं भूलना है। और आप देखिए कि एक तरफ जहाँ पे चाइनीज़ मिलिट्री के अंदर आपको पर्जेस देखने को मिल रहे हैं, उनके मिलिट्री लीडर्स को रिमूव कर दिया, कईयों पे इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, सवाल ये खड़े हो जा रहे हैं कि क्या चाइनीज़ मिलिट्री इतनी ताकतवर है या नहीं है? और मैंने कहा है कि हो सकता है कि करप्शन के एलिगेशन कुछ सही भी हों। कुछ बातें बेबुनियाद भी हों। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मैटर ये है कि अगर आप चाइनीज़ प्रेज़िडेंट शी जिनपिंग के लॉयलिस्ट हैं, देन इट इज़ फाइन और वो रिवैम्प करने की कोशिश कर रहे हैं हर एक लेवल पे। चाहे से वो लीडरशिप के बेसिस पे हो या फिर वो मिलिट्री बेसिस पे हो या मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हो या न्यूक्लियर वेपन्स हो, क्या आर्सेनल बढ़ाना हो, हर एक लेवल पे सो दैट वो तैयार कर सकें अपनी पूरी कंट्री को अगर आने वाले टाइम पे कोई भी सुपर पावर उनको चैलेंज करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूएस चैलेंज करता है या मान लीजिए ताइवान के क्राइसिस में यूएस इंटरवीन करने की कोशिश करता है या यूएस, जापान, फिलीपींस इन सब के साथ में मिलके अटैक करने का प्लान करता है, तो तब तक ये अपने आप को मॉडर्नाइज़ कर सकें और उसके तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। बट अब टेंशन इस बात की है कि जो यूएस और रशिया जिनके पास में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है, न्यूक्लियर आर्सेनल है, उनके बीच में एक स्टार्ट ट्रीटी थी, वो खत्म हो चुकी है, वो एक्सपायर हो चुकी है। रशिया पूरे के पूरे मूड में है कि दोबारा से हम इस ट्रीटी को साइन कर लेते हैं, बट यूएस उस मूड में नज़र नहीं आता। अब इससे होगा क्या? एक आपके ऊपर जो ऑब्लिगेशन थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और स्पेशली ये लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है, जिसमें आप ये कहते हैं कि हम अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को लिमिट करेंगे। हम इस लिमिट से ज़्यादा नहीं करेंगे।
एक पर्टिकुलर लिमिट तय की जाती है जिसको अराउंड अभी शायद 1500 न्यूक्लियर वॉरहेड के अराउंड फिक्स किया गया है। एक्चुअली में नंबर मुझे याद नहीं है बट आई थिंक इट इज़ अराउंड 1500 ओनली। और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन अब शायद उतना इंटरेस्टेड नहीं है कि अब हम रशिया के साथ में ये ट्रीटी साइन करें। उन्हें चाइना भी चाहिए इस न्यू एग्रीमेंट में। अब डर इस बात का है कि अगर आप पिछले 5 साल देखेंगे, तो चाइना ने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को डबल किया है और अभी राइट नाउ इट इज़ अराउंड 600 वॉरहेड्स। और जब ये सैटेलाइट इमेजेस बाहर आ रही हैं, ऐसी न्यूक्लियर साइट्स देखने को मिल रही हैं, आपको अलग-अलग साइट्स पे एक्सपेंशन देखने को मिल रहा है इतना एग्रेसिवली, तो ऑब्वियस सी बात है ये नंबर तो बढ़ना ही है। अगर 5 साल में इतनी लिमिटेड साइट्स होने के बावजूद उन्होंने 5 साल में अपना आर्सेनल डबल कर दिया, तो इतनी एक्सपेंशन अगर वो करेंगे, तो वो आर्सेनल कहाँ जाएगा? यू कैन नॉट इवन इमेजिन। शायद जितनी स्पीड से यूएस और रशिया ने नहीं किया, उतनी स्पीड से चाइना करता हुआ ये नज़र आ सकता है। और अब एस्टिमेटेड अगर आप देखेंगे इस साल पुराना मतलब आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन रिपोर्ट के हिसाब से, तो अभी एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं, वो हैं 12,400 जिसमें 90% यूएस और रशिया के पास में है। रशिया के पास में 5,580, यूनाइटेड स्टेट्स के पास में 5,225, चाइना के पास में 600 और जो हमारा सशक्त भारत है, उसके पास में इंडिया के पास में है 172। अब यूएस ये कह रहा है कि हम ये स्टार्ट ट्रीटी अगर चाइना एग्री करता है तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब मुझे एक बात बताइए, जब चाइना साफ-साफ ये कह रहा है कि यूएसए और रशिया के पास में 90% ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं, आर्सेनल हैं, तो व्हाई शुड वी कम इंटो दिस ट्रीटी? हम क्यों आए ऐसी ट्रीटी के अंदर जो हम पे ही प्रतिबंध लगा दे, हमें ही लिमिट कर दे? ऑब्वियसली नॉट। और ये कहते हैं कि हम पहले कैच अप तो कर लें। आपने जितने न्यूक्लियर आर्सेनल बना रखे हैं, हम पहले उतना कैच अप कर लेते हैं, उसके बाद में वी विल थिंक अबाउट इट। और यूएस ये नहीं चाहता है, क्योंकि यूएस बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि चाइना किसी भी एक स्फीयर में उनके बराबर या उनसे ऊपर जाने की कोशिश करे। इसीलिए कई बार सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज़, एआई टेक्नोलॉजीज़ के एक्सपोर्ट पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया जाता है। प्रेशर क्रिएट किया जाता है। साउथ चाइना सी के अंदर या इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर एलाइज़ को हर एक तरीके से मदद की जाती है यूएस के द्वारा जिससे चाइना के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके। तो यहाँ पे भी एक ऐसा पासा खेला जा रहा था कि चाइना को लिया जाना चाहिए और यूएस चाहता और फिर यूएस कहता है कि देखिए चाइना इज़ नॉट अ रिस्पांसिबल पावर एंड व्हाट नॉट। अभी तो ऐसा नहीं लग रहा। जिस तरीके से यूएस अपने आप को रीजन से खींच रहा है, जो मैं बार-बार कह चुका हूँ, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से विथड्रॉ कर रहा है। अभी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड एक इश्यू लेके आए हैं। वहीं पे चाइना जो है धीरे-धीरे अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। तो जो यूएस की प्लेबुक है वही चाइना अब प्लेबुक चलाता हुआ नज़र आ रहा है। सिंपल एज़ दैट। लेकिन वो ज़्यादा रिलायबल दिखता हुआ नज़र आता है इस टाइम पे। और यहाँ तक की बात नहीं है। अब जब यूएस को कुछ भी जस्टिफाई करना होता है, तो यूएस ने क्या किया? यूएस ने अभी रिसेंटली चाइना के ऊपर ये एक्यूजेशन इल्ज़ाम लगा दिया कि इन्होंने तो सीक्रेट न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट किया है। आप मुझे बताइए कि जो बॉडीज़ ये चेक करने बैठी हैं कि क्या सिस्मिक वेव्स आई हैं, मतलब जो भी पैरामीटर्स होते हैं जब हमें पता चल जाए कि हाँ, न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव टेस्ट हुआ है। अगर ऐसा कुछ होता तो बॉडी शायद रिपोर्ट करती, लेकिन यूएस ने सीधा-सीधा इल्ज़ाम लगाया, चाइना ने साफ-साफ डिनाई कर दिया। चाइना ने ये कहा कि यूएस सिर्फ़ एक जस्टिफिकेशन चाहता है। कि हाँ, हम चाइना पे एक्यूज़ेशन लगा देते हैं, चाइना पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जैसे वेनेज़ुएला के बारे में कहा था कि ये ड्रग कार्टेल चलाते हैं एंड व्हाट नॉट। अब उसमें 1% भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगर आप बात करेंगे वेनेज़ुएला का। मोस्टली आपको ये कोलंबिया, मेक्सिको यहाँ से देखने को मिलता है। बस सिर्फ़ जस्टिफ़ाई करना है। तो यहाँ पे भी ये क्या जस्टिफ़ाई करना चाहते हैं कि हम भी रिज़्यूम कर सकें न्यूक्लियर टेस्टिंग को। इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, पहले भी बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश किए जा चुके हैं। तो फिर वेपन्स क्यों बनाए जा रहे हैं? पहली एक चीज़ है कि अगर आप देखिए, होता क्या है कि काफ़ी बार ये लोग बोलते हैं कि यूएस के पास में, रशिया के पास में इतने वेपन्स हैं, तो चाइना को क्यों बनाना है? जब आप एक डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना चाहते हो ना किसी रीजन पे, पूरे वर्ल्ड पे, आप हर एक स्फीयर में ध्यान देते हो। चाहे से आप बजट पे ध्यान दो, आर-एन-डी पे ध्यान दो, मिलिट्री वाइज़ ध्यान दो, हर एक चीज़ पे, जिससे कि आपके ऊपर प्रेशर ना हो। अब यही चीज़ तो आपको ईरान के अंदर देखने को मिल रही है। ईरान को आप न्यूक्लियर वेपन यूरेनियम का एनरिचमेंट नहीं करने दे रहे, न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाने दे रहे, दैट इज़ फाइन। बट उसके साथ-साथ में मैंने पहले भी कहा था, ये बात सिर्फ न्यूक्लियर एनरिचमेंट तक की नहीं है। बात ये भी है कि मान लीजिए न्यूक्लियर एनरिचमेंट इन्होंने कम कर दिया, बट इन केस कभी भी रिजीम चेंज करने की बात होती है और उनके पास में जो बैलिस्टिक मिसाइल का आर्सेनल है, वो इतना है कि वो यूएस और जो यूएस के मिडल ईस्ट में बेसेस हैं, इज़राइल की प्रेज़ेंस है, उनको ओवरवेल्म कर सकती है। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल तक भी बात जाएगी। और जो आप देख रहे हैं ना कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट, फिर उसके बाद में सैंक्शन, फिर उसके बाद मिसाइल आर्सेनल, ये सारा खेल क्या चल रहा है? सारा खेल ये है कि अभी ईरान प्रेशर में है, जितना प्रेशर दिया जा सकता है दे लो, ये मानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ तो एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहे हैं, प्रेशर वैसे क्रिएट होगा और एट द एंड हमारा ऑब्जेक्टिव तो रिजिम चेंज का है ही। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कई बार आपको नंबर से भी जीतना होता है, व्हेन इट कम्स टू न्यूक्लियर आर्सेनल एज़ वेल। और जब ताइवान का क्राइसिस आएगा, तो विल दे बी एबल टू हैंडल इट? अब ऐसा नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल कर लेंगे, बट डेटरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ऐसा ही होता तो फिर क्यों दोनों यूएस और रशिया स्टार्ट ट्रीटी करते? क्या नंबर की ज़रूरत है? बढ़ाते जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन इन कंट्रीज़ को भी पता है कि एक लिमिट होती है इस चीज़ की और काफ़ी बार आप फिर डिफेंस स्पेंडिंग भी बहुत ज़्यादा कर देते हो इन चक्करों में। बाकी एस्पेक्ट और बाकी एरियाज़ में ना इम्प्लीमेंट करके। और अब ये एक्चुअल साइट है जिसके बारे में बात कर रहा हूँ। ये पहली साइट है ज़ेतोंग।
जहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 की पिक्चर है, आप यहाँ पे ये पूरा मैप देख सकते हैं या जो भी सैटेलाइट इमेजेस है। अब आज के टाइम पे आप कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 दिख रहे हैं, हाइली सिक्योर्ड फैसिलिटीज़ विद अर्थन बंकर्स और यहाँ पे आपको एक्टिव कंस्ट्रक्शन साइट एरियाज़ देखने को मिलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली आपको कुछ नहीं देखने को मिल रहा। फिर यहाँ पे आपको वेपन्स प्रोडक्शन साइट देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ पे बहुत ही बेयर मिनिमम कंस्ट्रक्शन है 2024 में। लेकिन 2 सालों के अंदर यहाँ पे ये बंकर्स बना चुके हैं, एक्टिव कंस्ट्रक्शन एरियाज़ है, वेपन्स प्रोडक्शन साइट है, ये आप ब्राउन ब्राउन और जो लाइट ब्राउन एरिया है उससे देख सकते हैं। अब इंजीनियर जो है यहाँ पे नए बंकर्स बना रहे हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस से आपको बंकर्स की एंट्रेंस पता चल जाती है। अब क्लू इसलिए मिलता है क्योंकि आप नेटवर्क्स देखेंगे, पाइप जो है एक-दूसरे की बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहे हैं, जैसा आपने यहाँ देख रहे हैं, इस तरीके से। अब पर्पज़ क्या है? पर्पज़ इसका सिंपल है कि हमें हाई एक्सप्लोसिव्स का टेस्ट करना है इस साइट पे दैट इज़ ज़ेटोंग। और कई बार ये जो टेस्ट हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपको ये चेक करने के लिए कि क्या न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो रही है? शुरू हो रही है तो कितना उसकी इंटेंसिटी है? इसलिए ये ज़ेटोंग साइट है। दूसरी साइट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो है पित्सोंग, ठीक है? तो अब पित्सोंग आप जब साइट देखेंगे 2022 में ऐसी थी और फिर उसके बाद में यहाँ पे आपको वेंटिलेशन स्टैक देखने को मिल रहा है। बहुत ही लंबा, बहुत ही टॉल वेंटिलेशन स्टैक है और कुछ यहाँ पे मटेरियल फैसिलिटीज़ हैं। अब ये देखिए ना यहाँ पे कितना कम कंट्रीब्यूशन मतलब कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे हाइली क्लासिफाइड कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलता है। अब ये जो 360 फुट वेंटिलेशन स्टैक है, एक तो साइट बहुत हाइली सिक्योर्ड है, ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। बट ये इतना बड़ा 360 फुट वेंटिलेशन स्टैक क्या काम कर रहा है? सो दैट जो एक्सेस हीट है, उसको रिलीज़ किया जा सके। अब एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इस साइट के ऊपर ये जो फैक्ट्री है, ये प्लूटोनियम कोर्स यानी जो न्यूक्लियर वॉरहेड होता है, जो न्यूक्लियर वेपन होता है, उसका जो हार्ट, उसका जो दिल है, वो होता है प्लूटोनियम कोर्स। वो यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, उससे जो हीट निकलती है, उसके लिए ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। बट आप ये देखिए जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही कहते हैं कि आप देखिए कंस्ट्रक्शन जो है 2019 से अब से लेकर मतलब पिछले 6-7 सालों से लेकर आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन बहुत ही एक्स्पोनेंशियली बढ़ता ही जा रहा है। एंड दैट इज़ द फियर, दैट इज़ द अननोन क्योंकि आप यहाँ से ये नहीं बता सकते हो कि कितने न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना रहे हैं। देखिए अब आप न्यूक्लियर साइट्स बना रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता ना कि प्रोडक्शन कितना हो रहा है। मान लीजिए एक जगह 50 हो रहा होगा, एक जगह 100 हो रहा होगा, यू नेवर नो। आप बस ये देख रहे हैं कि हाँ, न्यूक्लियर साइट एक्सपेंड हो रही है, तो न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन का नंबर भी बढ़ रहा होगा। दैट इज़ फाइन। ये एक मतलब लॉजिकल है, एक ऐसा कंक्लूजन निकाला जा सकता है, बट आपको नंबर नहीं पता ना। एंड दैट इज़ द अनसर्टेनिटी, दैट इज़ द अनफैमिलियरिटी जो कि अब यूएस या फिर बाकी जो यूएस के एलाइज़ हैं या जो आप जब एशिया पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं, तब ये और ज़्यादा खतरा आता है। लेकिन इस प्लान के पीछे है क्या? ये प्लान शुरू हुआ तो हुआ कैसे? ये सारी चीज़ें तो ठीक है, आप कनेक्ट कर लेंगे कि आस-पास में अभी ये हो रहा है, वो हो रहा है, दैट इज़ फाइन। बट अब 1960s की बात है, जो माओ ज़ेडांग जो फाउंडर हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, उन्होंने काफ़ी सारी न्यूक्लियर फाइट्स इन्हीं सिचुआन माउंटेन्स के अंदर उस टाइम एस्टेब्लिश करी। और जो चाइनीज़ लीडर थे माओ ज़ेडांग, उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया जिसका नाम था थर्ड फ्रंट कैंपेन। अब थर्ड फ्रंट कैंपेन में क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो फैक्ट्रीज़ हैं या जो हमारी मिलिट्री इंडस्ट्रीज़ हैं, ये चाइना के ऐसे रीजन्स में होनी चाहिए जो बहुत ही डीप हैं, राइट? और उनको कोस्ट से दूर रखा जाना चाहिए। क्योंकि उस टाइम पे डर था कि क्या यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन उनके ऊपर अटैक कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इवन जो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोडक्शन हो रही थी उस टाइम तक भी। अब आप पूछेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया का कहाँ से एंगल आ गया इसके अंदर? देखिए जब मैं 1960s की बात करता हूँ ना, उस टाइम पे यूनाइटेड स्टेट्स आज भी सपोर्ट करता है ताइवान को डायरेक्टली, बट यूनाइटेड स्टेट्स उस टाइम पे ताइवान को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता था, ज़्यादा सपोर्ट करता था और उनकी गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज़ किया जाता था एज़ अ चाइनीज़ गवर्नमेंट। हाँ, उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी। फिर वो कोरियन वॉर लड़ चुके थे जस्ट चाइना के बॉर्डर के ऊपर और यूएस के वहाँ पे मिलिट्री बेसेस भी थे। और इसीलिए इनको डर लगता था चाइना को कि यूएस हमारे पे अटैक कर सकता है और कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर में जब यूएसए और यूएसएसआर दोनों बड़ी सुपर पावर है, दोनों के पास में न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा है, चाइना वहाँ पे स्टैंड भी नहीं करता, तो उन्हें हमेशा ये डर लगा रहता था चाइना को कि हमारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। बट उसके पीछे रीज़न ये है कि यूएस जो ताइवान को सपोर्ट करता था, ताइवान क्राइसिस होता है तो यूएस जो है ताइवान को सपोर्ट करेगा, मिलिट्री बेसेस हैं, कोरियन वॉर लड़ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है हर एक कंट्री खतरे में होगी कि आज हमारे आस-पास इनको ये सपोर्ट दिया जा रहा है, वॉर लड़ी जा रही है, तो हमारा नंबर भी अगला आ सकता है। बट रशिया क्यों? रशिया और चाइना के तो जो संबंध थे, जो रिलेशन थे, बहुत अच्छे थे, एलाइज़ थे। लेकिन उस टाइम पे कुछ जो सोवियत साइनो है, कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलता है, काफ़ी चीज़ों पे डिसएग्रीमेंट होती है, इवन बॉर्डर क्लैशेस भी देखे जाते हैं। और सोवियत यूनियन रिपोर्ट्स का मानना ये है, सोवियत यूनियन ने उस टाइम प्लान बना लिया था कि चाइना की जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, उनके ऊपर अटैक कर दिया जाए। बट होता ये है, यूएस की तरफ से 1972 में जो उसके उस टाइम के प्रेज़िडेंट थे रिचर्ड निक्सन, वो रिचर्ड निक्सन विज़िट करते हैं चाइना को, उस टाइम थोड़े रिलेशनशिप अच्छे होते हैं और ये भी डिसाइड किया जाता है कि यूएस और चाइना साथ में कोऑपरेट करेंगे, जिससे सोवियत यूनियन का खतरा हम घटा सकें या उसको रिड्यूस कर सकें। और वहीं पे जो यूएसएसआर है, वो 1979 से 1989 में अफ़गानिस्तान के अंदर बिज़ी था, इन्वेजन कर रहा था अपनी प्रो कम्युनिस्ट रेजिम सॉरी प्रो सोवियत यूनियन रेजिम को लाने के लिए और उनकी एक तरफ इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही थी एंड देन आपको 1991 में इनका कोलैप्स देखने को मिलता है। और इसीलिए जो ये टेंशन्स थी, धीरे-धीरे टेंशन्स खत्म होती हैं, फिर कुछ सीक्रेट फैसिलिटीज़ को पॉज़ पे कर दिया जाता है कि इनकी साइज़ को कम कर दिया जाता है, कि इन्हें क्लोज़ कर दिया जाता है। काफ़ी सारे साइंटिस्ट को रिसर्च सेंटर जो है मियानयान के अंदर वहाँ भेज दिया जाता है, जहाँ पे चाइना ने ये कहा कि हमने एक स्मॉल न्यूक्लियर फोर्स जो है खाली डिफेंस के लिए रख रखी थी। बट रिसेंटली क्या चेंज हो गया? अब 2019 से देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्क बढ़ चुका है।
एक्सपेंशन और तेज हो चुका है और खाली सिचुआन में नहीं, बट जो बाकी अदर न्यूक्लियर रिलेटेड साइट्स है वहाँ पे भी। और जो ये मियानयांग है, जो आप कह रहे थे रिसर्च सेंटर है, वहाँ पे आपको अब लार्ज लेज़र लैबोरेटरी देखने को मिलती है और इसका इस्तेमाल इसलिए भी किया जा सकता है कि एक्चुअली में आपको शायद न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट ना करना पड़े। बट सिमुलेशन तो आप चेक कर सकते हो, जो कंप्यूटर्स पे आप देखते हैं, एक तरीके से गेम के तरीके से, जैसा सिमुलेशन आपको देखने को मिलता है, तो क्या न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अगर हम चेक करेंगे तो हम देख पाएँगे कि कैसा इम्पैक्ट होगा? उसलिए भी ये रिसर्च सेंटर्स काम आते हैं। बट सिर्फ यहाँ तक बात नहीं है और यही चीज़ दर्शाती है कि जो मैंने आपको बताया ना कि सैटेलाइट इमेजेस इस बारे में भी बात कर रही थी कि जो अभी एक डीप अंडरग्राउंड आपको मिलिट्री फैसिलिटी देखने को मिल रही है, जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि लार्जेस्ट मिलिट्री बिल्ट हो सकती है। क्यों? मान लीजिए सारे ऑपरेशन आपके काम नहीं कर रहे हैं। इस फैसिलिटी को इसलिए डिज़ाइन किया गया कि अगर सब कुछ खत्म हो जाए, सब कुछ गिर जाए, कोई काम नहीं कर रहा हो, तब भी ये काम करती रहे। क्यों? क्योंकि ये हेवी बॉम्बिंग को रेज़िस्ट कर सकती है, कोई साइबर अटैक्स हो या इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक पल्स का अटैक हो या केमिकल्स को फ़िल्टर आउट करना हो या रिमूव करना हो या फिर न्यूक्लियर वॉर अगर आपकी हो जाती है, उस टाइम पे सर्वाइवल हो, ये सारी चीज़ों के लिए भी ये मिलिट्री फैसिलिटी बनाई गई। क्योंकि ये बनेगा आर्मी या आर्म फोर्सेस का ब्रेन। क्योंकि मॉडर्न वॉर जो है आज के टाइम पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, इसलिए इस बंकर को कमांड एंड कंट्रोल सर्विर कहा जाता है कि ठीक है, मतलब अटैक कर दीजिए, एयरफोर्स से अटैक कर दीजिए, शिप से कर दीजिए, आपकी आर्मी से अटैक कर दीजिए, अनब्रेकेबल कम्युनिकेशन रहेगा। तो मतलब कि ऑर्डर्स तब भी भेजे जाते हैं जब आप अटैक में हो, एक लाइन अगर ब्रेक हो जाती है तो दूसरी लाइन टेक ओवर कर लेगी और लीडरशिप जो है वो कनेक्टेड रहेगी और सेफ रहेगी। और सबसे खास बात ये जो फोर्ट्रेस है, जो मैं मिलिट्री बिल्ड की बात कर रहा हूँ, मैं पहले न्यूक्लियर साइट्स की बात कर चुका हूँ। अब जो मैं अ, बात कर रहा हूँ इस मिलिट्री साइट की, ये अपने आप ही काम करती है। इसके पास खुद की पावर है, खुद का हवा-पानी साफ करती है, ये डिटेक्ट कर लेती है ऑटोमैटिकली कि कौन इसके अंदर एंटर कर रहा है और इसकी वजह से मिलिट्री काम करती रहती है। इसका मतलब कुछ भी होता रहे आउटसाइड, इट डज़न्ट मैटर। तो चाइना इस लेवल पे काम कर रहा है हर जगह। अब चाहे से वो इंडिया हो या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में जो यूएस के एलाइज़ हों, उनके लिए भी बहुत बड़ी टेंशन है और इवन यूएस के लिए भी बहुत बड़ी टेंशन है। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा कि ये चीज़ें कैसे कनेक्टेड हैं, क्या सिनेरियोज़ हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस एसेट दैट इज़ योर टाइम। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।